आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। एम का मतलब आपको मालूम है, क्या मकसद है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, और किस चीज़ के ज़रिए से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उस मकसद को हासिल कर सकता है। ठीक है, पहला चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है, इसके क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का ज़्यादातर जो टाइप है, ज़्यादातर जो वज़न है, ज़्यादातर जो हेवीनेस है, वो एडवांटेजेस की तरफ है। डिसएडवांटेजेस बहुत बहुत कम है या बिल्कुल नहीं, ये कह सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऑब्जेक्ट्स और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की एम क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका हर एक पैथी का एक अपना और एम होता है, अपना ओन एम, अपना ओन ऑब्जेक्टिव्स, अपना ओन एडवांटेजेस रहते हैं। तो मालूम होना ज़रूरी है। जैसा कि हर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एक ओथ लिया जाता है डॉक्टर से। ठीक है, उस ओथ में यही होता है कि हम अपने प्रोफेशन को बखूबी निभाएंगे, और जिसमें पेशेंट की भलाई है उस ट्रीटमेंट को उसको एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में और एम में रहता है। ठीक है, ये ओथ लिया जाता है, एमबीबीएस हो, बीएचएमएस हो, इसको कुछ नाम दिया जाता है, वो नाम जहन में नहीं है मेरे, कार्डियाविक ओथ या कुछ और कहते हैं इसको। ठीक है, लेकिन ओथ तो दिया जाता है, जिसको ओथ मतलब कसम खिलाया जाता है। ठीक है, इसको मेडिकल ओथ भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कुछ समझिए, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का जो एम है वो यही ओथ के करीब करीब है। तो यहाँ पर हमारा मकसद क्या है, एम क्या है। जो भी बीमारियां आ रही, या बीमारियों की वजह से जो दर्द हो रहा हो पेशेंट्स को, या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, ठीक है, उसको हमें दूर करना है। कैसा दूर करना है? लिम्फ और ब्लड को प्यूरिफाई करके। यानी ऐसा नहीं कि आप जैसा चाहे वैसा ट्रीटमेंट कर सकते हो, नहीं। अगर आप एज ए इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर है, तो आपका पूरा पूरा जहन ब्लड और लिम्फ में जाना जरूरी है। तो इसको आप अच्छा करके ही आप ट्रीटमेंट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ पेशेंट को क्या फायदा होगा? पेशेंट को आप प्रिवेंशन के तौर पे भी मेडिसिन दे सकते हैं। जैसा कि मैंने कल बताया था कि अगर कोई मौसम बदलने वाला है, जैसा कि मोस्टली अभी विंटर सीजन है, विंटर सीजन में आप देख सकते हैं आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, ठीक है, बॉडी पेन्स, ठीक है, ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती। तो अब हम ये चीज़ें नहीं आने के लिए हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन यूज करेंगे। ठीक है, जिससे हम हमारी बॉडी क्या होगी, लिम्फ एंड ब्लड ऐसे प्यूरिफाई हो जाएंगे, जो इस सीजन में अपने आप को बचा के रखने के काबिल बन जाए। नेक्स्ट, पालिएटिव केयर। पेन, पेन रिलेटेड खासकर आजकल पेन बहुत बड़ा मसला बन गया। चाहे वो नेक पेन हो, बैक पेन हो, नी पेन हो, या बॉडी एक हो, क्योंकि हमारा फूड अच्छा नहीं है पहली नंबर पे। उसके बाद दूसरा नंबर जो बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है स्लीप, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। इरेगुलर स्लीप है, या स्लीप पैटर्न सही नहीं है, या टाइम सही नहीं है, टाइमिंग सही नहीं है सोने की। तीसरे नंबर पे है हमारे बॉडी में वाटर की कमी। आप देखेंगे जहाँ कहीं भी वाटर की कमी आएगी, वो एरिया सख्त हो जाता है, घट हो जाता है। पानी रहने पर वो नरम, मुलायम और एकदम सॉफ्ट रहता है। सेम हमारी बॉडी में भी यही चीज़ है। अगर बॉडी में वाटर की कमी आएगी, वाटर की कमी आएगी, तो बॉडी हार्ड होगा, तो आपको पेन होगा, स्टिफनेस आएंगे, आप मूवमेंट करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, और स्किन एकदम रफ हो जाएगी आपकी, ड्राइनेस होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पेन के रीजंस, कारण है। उसके अलावा लास्ट में डाइट के बारे में बताया मैंने, स्लीप और वाटर इनटेक।
कम है। तो ये तीन चीज़ों का हम सही करेंगे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी बीमारियों का इलाज ऐसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरेटिव मेडिसिन। हमारे पास आप सुने होंगे बहुत सारे पेशेंट्स मेडिसिन बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बतवाते हैं, बताने के बाद वो मेडिसिन लिख के देते हैं, वो यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद उनको रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर एक दो महीने के बाद फिर रीअकरेंस होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप बॉडी को हील नहीं कर रहे, क्यूर नहीं कर रहे, सिर्फ रिलीफ दे रहे हैं। तो रिलीफ से तो फिर रिटर्न आने की बहुत बहुत चांसेस है। तो बॉडी को क्यूर करना है, हील करना है, तो आपके पास कुछ ना कुछ मेडिसिन की ज़रूरत है। वो मेडिसिन भी हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। तो ये एम है कि बीमारी फिर दोबारा लौट कर ना आए। ठीक है। इसी वजह से कहा गया परमानेंट क्यूर, यहाँ पे लफ्ज से देखिए परमानेंट क्यूर मिले। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें परमानेंट क्योर मॉडर्न मेडिसिन बिल्कुल इनकार कर देता है, जैसे डायबिटिक है, थायराइड है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइडिज्म है, ठीक है, आपका हाइपर टेंशन है। तो हम इसका जवाब ये देते हैं कि आप ब्लड एंड लिम्फ को ठीक करिए, ये भी बीमारियां ठीक हो सकती है। क्योंकि ब्लड में ही आपके प्रॉब्लम आने की वजह से बीपी बढ़ा, लिम्फ में प्रॉब्लम आने की वजह से थायराइड आया, ठीक है, लिम्फ में प्रॉब्लम आने की वजह से ही डायबिटिक आया। क्योंकि डायबिटीज में क्या होता है, पैंक्रियास इंसुलिन रिलीज करते हैं ब्लड में। तो इंसुलिन क्या है? ये एक हार्मोन है। हार्मोन हम किस में उसको शामिल करते हैं? लिम्फ में शामिल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिम्फ की कमी हुई, इसी वजह से आपको डायबिटिक हुआ। तो आप क्या करिए, पैंक्रियास को फिर से रीजनरेशन करने के लिए कोई मेडिसिन दीजिए, और वो पैंक्रियास क्या करेगा, इंसुलिन रिलीज करेगा। ठीक है। तो जब जाके परमानेंट क्यूर जरूर होगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है, पहले पैंक्रियास। अब देखिए, आप एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके सामने कोई कमजोर इंसान है, वो उठा सकता है 2 किलो सामान। अब मैं हूँ 10 किलो उठा सकता हूँ, आप है 20 किलो उठा सकते हैं। तो आप 2 किलो इंसान को 10 किलो का वजन उठाने के लिए अगर आप उसको मजबूर करेंगे, तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। अब वो 2 किलो उठाने के काबिल भी नहीं रहेगा। तो हमारी पहली जिम्मेदारी ये है कि जितना बोझ कोई इंसान उठा सकता है उसको उतना ही बोझ दिया जाए। तो इसी तरह पैंक्रियास को भी अगर आप जितना बोझ वो उठा सकता है उतना फूड उसको दीजिए। आप एक्सेस फूड लेंगे तो इंसुलिन रिलीज नहीं होगा, इंसुलिन रिलीज नहीं होगा तो शुगर कंटिन्यूअसली बॉडी में रहेगा, ब्लड में रहेगा, जिससे आपको टैबलेट, एंटी डायबिटिक टैबलेट लेना पड़ेगा या इंसुलिन लेना पड़ेगा, इंसुलिन के शॉट्स लेना पड़ेगा। तो ये पहली चीज़। तो खैर, यहाँ पे मैं परमानेंट क्यूर के बारे में बता रहा था। उसके बाद है टू प्रोवाइड मेडिसिन विद मैक्सिमम क्यूरेटिव कैपेसिटी। तो ऐसे मेडिसिन दिए जाए जिसके अंदर बहुत बीमारियों को इजीली क्यूर करने की कैपेसिटी। ठीक है। और एम, सबसे बड़ा एम क्या है देखिए हमारा, ये याद रखिए, टू प्रोवाइड सुपीरियर सिस्टम इन मेडिसिन। हम दूसरे सिस्टम वालों से हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उनसे आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करेंगे। उनके सबके ऊपर हमारा हाथ। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन कर सकते हैं? अब यंगर जनरेशन डॉक्टर्स की ज़रूरत है जो रिसर्च करे, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को आगे बढ़ाए, क्योंकि ये इतना अच्छा सिस्टम है, पूरे दूसरे सिस्टम्स पर भारी पड़ सकता है। लेकिन इसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम इसको और आगे बढ़ाएं। तो जब भी हम, हमारा ऊपर का हाथ होगा दूसरे सिस्टम के हिसाब से। अब ऑब्जेक्ट्स क्या है? हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है। जब दूसरे मेडिसिन सिस्टम जहाँ पर फेल हो जाए, वहाँ पे आपकी मेडिसिन काम करे। तो ये आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। और सबसे मेन चीज, हमको अगर कोई बड़ी, किसी को अगर कोई बड़ी बीमारी आ जाए जो मॉडर्न साइंस के हिसाब से बड़ी है, लेकिन देखा जाए तो वो भी बहुत छोटी है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर देखिए आप, किसी को कैंसर हो जाए, किसी को ट्यूमर हो जाए, ब्रेन में ट्यूमर हो जाए, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है। उसका सर्जरी कराया जाए, उसको ट्यूमर को निकाला जाए, फिर उस ट्यूमर को टेस्ट करने के लिए लैब भेजा जाए, फिर ट्यूमर का अगर बिनाइन है, मैलिग्नेंट है, नॉन कैंसरस है, कैंसरस है,
ये मालूम हो गया तो फिर उसके बाद कैंसरस हो तो फिर रेडिएशन कीमो दिया दिलवाया जाए। फिर उसके बाद साइड इफेक्ट्स होंगे, उस साइड इफेक्ट्स को दूर करने के लिए फिर और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी आपको। यानी एक बीमारी की वजह से पूरे इंसान की लाइफ तकरीबन खत्म पे खत्म की डगार पे आ जाएगी। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे इमोशनली हो। तो ये चीज से दूर करना है तो सबसे पहले पेशेंट को एक्सपेंडिचर कम कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि एक्सपेंडिचर कम होगा तो पेशेंट इजीली मेडिसिन लेगा। इजीली जब मेडिसिन लेगा तो ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स को और दूसरे घर वालों को ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। वरना देखिए आज हर घर में एक बीमार है, वो बीमार को उसके पूरे फैमिली संभाल रही है। और उस एक्सपेंडिचर के हिसाब से फिजिकली इमोशनली सब कुछ ना कुछ स्ट्रेस में है, कुछ एक लेवल के स्ट्रेस में है। तो उसको दूर करना है तो सबसे पहले चीज अफोर्डेबल मेडिसिन। ठीक है। नेक्स्ट है रिलीफ। ऐसा नहीं कि मेडिसिन लेते जा रहे हैं, जैसा कि शुगर के लेंगे आप, बीपी के लेंगे, बस जिस दिन लेंगे उस दिन बीपी आपका नॉर्मल रहेगा, जिस दिन लेंगे उस दिन शुगर आपका नॉर्मल रहेगा। जैसा आप छोड़ेंगे फिर शुगर डबल लेवल में आपका हाई होगा, बीपी उससे बढ़ जाएगा। क्योंकि आपने उसको रोक कर रखा, जबरदस्ती रोक कर रखा। कोई चीज को जबरदस्ती रोक के रखेंगे आप तो कहीं दूसरे से निकलने की कोशिश करेगा। तो ये बीमारियां भी क्या करेंगी, कुछ किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके बॉडी के दूसरे पार्ट से निकलेंगे। तो जबरदस्ती आपको रोकना नहीं है। ठीक है। तो ये कैसा होगा, मेडिसिन से, जो मेडिसिन आप देंगे क्विक रिलीफ भी देंगे और पेशेंट को दूसरे साइड इफेक्ट्स कैरी होने नहीं देंगे। सो और दूसरी चीज हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हर इंसान को जहाँ कहीं भी दुनिया में हो उसको ये मेडिसिन मिले। ठीक है। और साइड इफेक्ट्स ना हो ये भी बताया मैंने आपको। साइड इफेक्ट्स वाकई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ना के बराबर है। ठीक है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास, जब मैं उनको मेडिसिन देता हूँ 30 ml या 100 ml या 60 ml, तो घर में उनके बच्चे गलती से पी लेते हैं। कोई कोई एक एक बॉटल भी पी लेता है कभी कभार। तो 2-3 मरतबा ऐसा हुआ, पेशेंट्स ने मुझे फ़ोन किया तो मैंने उनको जवाब दिया, डरने की ज़रूरत, पानी पिलाइए, एक्सेस वाटर पिलाइए, वो यूरिन के ज़रिए से जो एक्स्ट्रा अमाउंट मेडिसिन है वो यूरिन से निकल जाए। तो हमारी मेडिसिन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि बॉडी के अंदर ये अब्जॉर्ब नहीं होगा। फिर अब्जॉर्ब नहीं होगा तो काम कैसा करेगा। यानी ये अब्जॉर्ब होने के बाद रिजल्ट दिखाने के बाद, रिजल्ट दिखाएगा या तो बॉडी में उसका काम होने के बाद, जैसा आपने एक सेब खाया आपने या फिर ऑरेंज खाया आपने, तो ऑरेंज खाने के बाद क्या होगा, वो ऑरेंज डाइजेशन हो जाएगा, होके जो भी विटामिन सी, विटामिन B12 जो भी होगा वो यूटिलाइज हो जाएगा, अब बॉडी में स्टोर नहीं रहेगा। या फिर आपका डाइजेशन वीक है तो वो डाइजेशन ना होके यूरिन या स्टूल के रास्ते से निकल जाएगा। तो ऐसे ही हमारी मेडिसिन है, जो खासकर जो विटामिन सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, वो ना तो बॉडी में साइड इफेक्ट बताते हैं और वो डिजॉल्व हो जाते हैं, वो अपना काम करते हैं, बस वो खत्म हो जाते हैं, बॉडी में रुकते नहीं। तो इसी तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन है, ये डिजॉल्व होकर बॉडी के पार्ट तक पहुंचेंगे। अगर उनकी वहाँ पे ज़रूरत होगी तो वहाँ पे अब्जॉर्ब होगा, वो यूटिलाइज होगा और ख़त्म हो जाएगा। अगर वहाँ पे ज़रूरत नहीं है और वहाँ पे बॉडी के लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो सर्कुलेशन में घूमेगा, फिर किडनी के पास जाएगा, किडनी में फिल्टर होगा और फिल्टर होकर यूरिन के जरिए से बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए आप डरने की जरूरत नहीं, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, कभी कभार क्या हो जाता है, पहली मर्तबा मेडिसिन देते हैं, ऑलरेडी पेशेंट एलोपैथी की इतने मेडिसिन खा के रहता, क्या आप चाहे तो एक हिस्ट्री से एक मेडिकल हॉल खोल सकते हैं आप। ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री से मेडिकल हॉल खोल सकते हैं आप, तो उतनी मेडिसिन खा के रहते। तो उसका दावा, क्वेश्चन ये रहता, सर क्या आपकी मेडिसिन से साइड इफेक्ट होगा। तो आप भी परेशान हो जाएंगे, सालों से इतने मेडिसिन ये इस्तेमाल कर रहा, इसको ये एक क्वेश्चन भी इसने अपने डॉक्टर से नहीं पूछा क्या सर, ये मेडिसिन से साइड इफेक्ट है क्या। लेकिन जब मैं पहली बार ये मेरे क्लिनिक पे आया
इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन को देखा, ये अजीब नमूने की मेडिसिन है, पेशेंट के दिमाग में आ रहा, तो कह रहा है कि भाई क्या साइड इफेक्ट है क्या इससे। तो ये क्वेश्चंस रहता अक्सर पेशेंट्स का। तो इसका जवाब ये है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ, आपने जो ये जिस्म में गंदगी रखी अब तक, अब इसको निकालने के लिए जो बॉडी पे एक्शन होगा, इसके दौरान कुछ आपको सिम्टम्स आ सकते हैं। किसी को यूरिन ज्यादा आएगा, किसी को स्वेटिंग ज्यादा आएगा, किसी को लूज मोशंस आएंगे, क्योंकि जो स्टोर्ड मेशंस है आप बॉडी को क्या कर रहे हो, उसको निकाल रहे हो, इसकी प्यूरिफिकेशन हो रहा हमारी मेडिसिन से। तो इस दौरान आपको थोड़ी घबराहट भी हो सकती, बेचैनी हो सकती थोड़ी देर के लिए। तो ऐसे मौके पे हम कहेंगे पानी ज़्यादा पीजिए, वाटर एक्सेस लीजिए। आपके पिछले दवाइयों को निकालने का प्रोसेस चल रहा है, इस दौरान आपको कुछ ना कुछ सिम्टम्स आएंगे, तो आप घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप, क्योंकि समझाना ज़रूरी है पेशेंट्स को, जब समझाएंगे तो 10 में से 5-6 लोग तो इजीली समझ जाएंगे, बाकी के 4 लोग नहीं समझ में आएगा उनको। जब आपके ही जैसे डॉक्टर के बाद दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पे समझ में आएगा। तो इनको ये सब चीज़ें डिटेल समझाना ज़रूरी है, ताकि उनको भरोसा आए हमारे इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है भाई? एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं। ठीक है। आप बहुत कम मेडिसिन से बड़े बड़े बीमारियों को अच्छा भी हील भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। बहुत क्योंकि ज़्यादा मेडिसिन नहीं है, आपको पूरा मेडिकल हॉल ला के रखना नहीं है। शुगर के लिए ये पिल, बुखार के लिए ये पिल, एंटीबायोटिक्स के 50 किस्में, ठीक है, एंटीवायरल के 8-10 किस्में, हाँ, फिर एंटी डायरियल के लिए अलग, एंटी एलर्जी के लिए अलग, फिर एंटी एपिलेप्टिक अलग, सब अलग अलग रख के पूरा मेडिकल सजाना नहीं है। सिर्फ आपको 114 प्लांट्स, उसकी जगह आपको 60 कंपाउंड मेडिसिन, या उसकी जगह 38 रेमेडीज आप रखिए। इजीली इजीली आप हर बीमारी को ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये पॉइजनस नहीं है। इजीली जो प्लांट्स जिसके अंदर हील करने की, क्योर करने की क्षमता है, वो प्लांट्स है। साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। अब सबसे मेन चीज, आप महंगाई, मैंने इससे पहले बताया था यहाँ पे, और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा कि आप हर पैथी, किसी पैथी के पास भी जाइए, इतने महंगे मेडिसिन आपको मिलेंगे। ठीक है। आम लोग अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में अक्सर लोग मिडिल क्लास, ठीक है, मिडिल क्लास का ऐसा रहता है कि उनको अगर बीमारी आ गई तो एक झटके में उनके पास जो भी सेविंग्स है सब पूरे के पूरे खत्म हो जाए। फिर उनको सालों लग जाएंगे वो सेविंग्स दोबारा करने के लिए। तो हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या है, आप चीप मेडिसिन, आप अच्छे अच्छे बीमारियों का 1000-1500 में भी आप इलाज कर सकते हैं। ठीक है। 1000-1500 में आप इलाज कर सकते हैं। फीवर के लिए भी आप कम से कम में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, टाइफाइड हो, फीवर हो, मलेरिया हो, डेंगू हो, यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। ठीक है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जिसके अंदर पूरी बॉडी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बॉडी को इमरजेंसी केयर की ज़रूरत पड़ती है, तो उन चीज़ों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इमरजेंसी केयर इज़ ऑलवेज लाइफ थ्रेटनिंग। जहाँ मामला आ जाए जिंदगी और मौत का, फिर वहाँ पे हमें थोड़ा समझदारी से सोच कर फैसला लेना चाहिए। और पेशेंट को अगर आप इनएक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस है आपको ऑलरेडी ऐसे केसेस करने का, तो फिर ट्रीटमेंट करिए या फिर एक्सपीरियंस डॉक्टर से मशवरा करिए। वरना जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको रिफर कर दे हॉस्पिटल। ठीक है। ऐसे कंडीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे कंडीशन जो इजीली ट्रीटेबल है, तो वहाँ पर हम इजीली चीफ मेडिसिन देकर पेशेंट को महंगे महंगे दवाइयों से बचा सकते हैं। ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसके मेडिसिन, आपको मेडिसिन है, जब मैं बताऊंगा मेडिसिन है, वो मेडिसिन को डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व करना है, देना है पेशेंट को इजीली, और वाटर में लेना है। तो बॉडी के अंदर, क्योंकि 65 to 70% वाटर है, अगर इस वाटर को आप कम कर देंगे तो बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो वाटर इज नॉट ए नेसेसरी, वाटर इज लाइफ फॉर द बॉडी। ठीक है। ये ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जिंदगी है।
ठीक है, तो आप पानी कम करेंगे पानी लेना, तो जिंदगी आपकी कम हो। तो वाटर यू हैव टू टेक ऑलवेज अकॉर्डिंग टू योर वेट। ठीक है, तो वेट जितना है उससे हाफ वाटर होना चाहिए आपको। ठीक है, 50% वाटर लेना चाहे डेली। अब 60 kg से तो 3 लीटर वाटर आपको लेना है, 50 kg से 2.5 लीटर्स, 100 kg से तो 5 लीटर वाटर कंपल्सरी। तो ऐसा हम डिवाइड करेंगे वाटर इनटेक। नेक्स्ट क्या है, अगर गलती से आप कुछ मेडिसिन ऐसी दे दिए, पेशेंट को देना था कोई मेडिसिन, दूसरी मेडिसिन आप दे दी, तो आप बिल्कुल घबराने की डरने की बात नहीं है। जैसे एलोपैथी में होता है कि एक ड्रग की जगह दूसरी ड्रग दे दिया जाए तो पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, इसीलिए वो बार बार उस चीज़ को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका रिसर्च होता है बॉडी में उसको। जैसे एंटीबायोटिक है, तो पहले एंटीबायोटिक जब भी देंगे उसको टेस्ट डोज दिया जाएगा और पूछा जाएगा हिस्ट्री में कभी आपने एंटीबायोटिक लिया है, वो कहेगा हाँ लिया है, तो ठीक है। नहीं लिया है तो फिर उसको टेस्ट डोज देंगे, टेस्ट डोज देने के बाद 5 से 10 मिनट वेट करेंगे, उसका मार्क करके रखेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं क्या आपको, तो पेशेंट कहेगा नहीं सर कुछ भी सिम्टम्स नहीं आ रहे, तो फिर आप इजीली मेडिसिन देंगे। तो इतना बड़ा रिस्क होता है दूसरे पैथीज, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ऐसा कुछ नहीं। आप गलती से भी अगर दूसरे मेडिसिन दे दिया आपने, तो उसमें भी आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और हमारे मेडिसिन ऐसी नहीं कि बस उठा दिए बना दिए दे दी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है, इसका रिसर्च हो रहा है लंदन में भी। ठीक है, यहाँ से इंडिया से भी बहुत सारे डॉक्टर्स जब गए, इसका जो कुछ 100 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद, तो बहुत सारे डॉक्टर्स अपने अपने सैंपल्स लेके आए, उसमें से इंडिया का जो सैंपल था वो फर्स्ट क्लास था। उसके बारे में मैं बताऊंगा जब पूरी डिटेल्स रहेंगी। और सबसे मेन चीज़ें हैं, हेरिडेटरी डिसीजेस कैन नॉट बी क्यूर्ड इन मॉडर्न मेडिसिन, यानी खानदानी बीमारियों को आप क्यूर नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में आप उसी को भी क्यूर कर सकते हैं, उसको भी हील कर सकते हैं, उसको भी रोक सकते हैं आप, कि दूसरे जनरेशन में उस बीमारी को ना फैलने दिया जाए। ठीक है, और सबसे मेन चीज इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खासियत ये है, ये लेने में तकलीफ में दंद नहीं, इसका टेस्ट, नो स्मेल, नो कलर, आप इजीली ले सकते हैं, बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं, ओल्ड एज पर्सन भी, यहाँ तक कि फीमेल भी। क्योंकि क्या होता है, इंग्लिश मेडिसिन, मॉडर्न मेडिसिन या दूसरे मेडिसिन में क्या होता है, टेस्ट, कड़वापन, सबसे मेन चीज़ है कड़वापन। मेडिसिन लेने के बाद भी 1 हफ्ते तक आपकी जबान पे, आपके बॉडी में उसका असर रहता है, तो वो चीज़ इसमें बिल्कुल नहीं है। तो आप इजीली मेडिसिन, वाटर है इजीली ले सकते हैं, वाटर के जैसा टेस्ट आता है। तो आप खुद बना के भी दे सकते हैं मेडिसिन, या कंपनी से बनी बनाई हुई भी लेके पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, आपके बॉडी को आपके सोशल सर्विस भी कर सकते हैं इसके ज़रिए से, क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत सारे पेशेंट्स ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये सब चीज़ें थी, बाकी के रिपीटेड है वर्क, रिपीटेडली है इसमें। और सबसे मेन मकसद हमारे सब पैथी का यही रहता है, मोटो मोस्टली हेल्थ फॉर ऑल, लेकिन हमारा भी यही मोटो है, ये इजीली हो जाए हेल्थ फॉर ऑल, नॉट फॉर एज ए किसी को तकलीफ देकर। ठीक है, तो ये एडवांटेजेस हैं हमारे पैथी के। आप पेशेंट को समझा सकते हैं सब चीज़ें, पेशेंट को और खुद को पहले समझाइए, उसको खुद सेटिस्फाई हो जाइए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज बेस्ट फॉर अस, फॉर ट्रीटमेंट, फॉर ट्रीटिंग आवर सेल्फ, आवर फैमिली, आवर सोसाइटी, आवर पेशेंट, एवरीवन। ओके, तो सबको आप ट्रीटमेंट करके आप बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं। तो यहीं तक रखेंगे आज के क्लास को हम, एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और एडवांटेजेस। इसके सिलसिले में या कोई भी सिलसिले में आपको क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट और हैं।